नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से प्यारा सा टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कह सकते हो बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है वो, ठीक है। सेल हम पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम? सेल यानी कोशिका के बारे में। भी कोशिका किस प्रकार से बनती है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कोशिका चक्कर क्या होता है, कोशिका विभाजन कैसा होता है, नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, नए जीव की उत्पत्ति हुई कैसे थी, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लिखते हैं सेल शब्द। आज इसके बारे में पूरी कहानी लिखी जाएगी, है ना। कोशिका के बारे में पूरी कहानी लिखी जाएगी। कोशिका क्या है, किस किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। साथ दीजिएगा, थोड़ा सा पूरा लेक्चर देखिएगा। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन कोई भी गलत हो तो बताना, ठीक है। कोशिका को कहा जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ, ये सब सबको याद है, ठीक है ना। इसे संरचनात्मक व कार्यात्मक जीवन की इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। यानी संरचना और कार्य करने का काम जो शरीर के अंदर करेगी वो कौन करेगी? कोशिका करेगी। जिस प्रकार आपने पहले भी समझा होगा, एक हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? सेल होता है, ठीक है। सेल भी किसी से बना होता है, वो प्रोटीन से बना होता है, आपको पता हो तो। और प्रोटीन भी किसी से बना होता है, वो अमीनो एसिड से बना होता है, आपको पता हो तो। और अमीनो एसिड भी आपको पता हो तो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं ना, ठीक है। तो इस प्रकार से सेल बन जाता है, यानी एक कोशिका का निर्माण हो जाता है। कोशिकाएं जब इकट्ठी होती है, यानी जब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब एक किसी अनुपात में इकट्ठे होते हैं तो अमीनो एसिड, अमीनोमल का निर्माण करते हैं। वो प्रोटीन का, प्रोटीन ने किसका निर्माण किया? कोशिका। कोशिका से निर्माण होता है, आपको पता होना चाहिए, टिश्यू का, यानी उत्तक का निर्माण होता है। इन दो बातों को समझने के लिए हमें कुछ चाहिए। उत्तक जब इकट्ठे होते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो मसल्स का निर्माण होता है, यानी पेशियों का निर्माण होता है। और पेशियां जब इकट्ठी होती है तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है, यानी अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग। और अंग जब इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र जब इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म, यानी एक जीव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक जीव का निर्माण होता है, ठीक है। संरचना और कार्य, पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। कोशिका का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। अंगों का निर्माण किससे होता है? उत्तकों से होता है। अंग तंत्र किसे कहा जाता है? अंगों के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है। और अंग तंत्र से एक जीव की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है? जीव की। यानी पूरे जीव का निर्माण जो होता है वो अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम से होता है। जैसे आपके शरीर के अंदर कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, पेशीय तंत्र, नर्वस सिस्टम यानी आपका तंत्रिका तंत्र, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम यानी आपका अंतःस्रावी तंत्र। तो अनेक प्रकार के तंत्रों से आपका निर्माण हुआ, लेकिन उन तंत्रों के अंदर कुछ अंग है और अंगों में पेशियां और पेशियों में उत्तक है और उत्तक के अंदर कोशिका है। क्या है? कोशिका है, ठीक है ना। तो अब मैं बता दूं आपको, मान लो आपके शरीर के अंदर एक अंग है, क्या है? हार्ट है, आपका हृदय मान लो। हृदय किस में आएगा? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। किस में आएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम किसका भाग है? मानव का ही है, ठीक है। हार्ट के अंदर मसल पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। इश्यू टिश्यू भी कौन से पाए जाते हैं? कार्डियक टिश्यू पाए जाते हैं, मान लो बारीक किलो पाए जाते हैं।
कार्डियोसाइट इसके अंदर कोशिका होती है। क्या होती है? कार्डियोसाइट इसमें कोशिका होती है। अब देखो, मानव काम कर रहा है, उसके शरीर के अंदर ब्लड जा रहा है, ब्लड पहुंचा कौन रहा है? कि सिस्टम पहुंचा रहा है, लेकिन सिस्टम ने किसको किया एक्टिवेट? हार्ट की कोशिकाएं क्या करती है? कार्डियक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी, जब ही तो हार्ट पंप करेगा। यानी काम किसने किया? पेशियों ने। अब पेशियों में किसने काम किया? ये काम कौन करवा रहे हैं? ऊतक करवा रहे हैं, पेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, रिलैक्स करवा रहे हैं। और इसके अंदर भी इस टिश्यू में जो मेन काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? कार्डियोसाइट कोशिका कर रही है। यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स यानी फैलने और फैलाने का काम जो कर रहा है ना, वो कौन सी कोशिकाएं कर रही है? कार्डियोसाइट कर रही है। उनके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है, वो ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो रिलैक्स हो रही है। तो एक चीज़ जब चिपकेगी तो दूसरी सारी कोशिकाएं जब इकट्ठी होगी तो टिश्यू इकट्ठा हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार कोई भी कार्य करता है तो वो कौन करता है? उस अंग के अंदर कोशिका करती है, इसलिए कार्यात्मक। और ये संरचना देखो, जीव की संरचना किस प्रकार से, अगर सेल नहीं होता तो टिश्यू नहीं होते, पेशियां, अंग, अंग तंत्र, जीव कुछ भी नहीं होता ना, ठीक है ना। तो सेल ने सारे शरीर को संरचना दिया। तो स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो किसे कहा जाता है? ये चीज़ नोट कर लेना। ये शब्द आपने किताबों में पढ़े होंगे लेकिन समझे आज ही होंगे, ठीक है। इसलिए संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है रे भैया, बाबू भैया हैं। ये तो हो गई इकाई की बात। तो कोशिका क्या है? कोशिका वो पार्ट हमारे शरीर का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अरबों खरबों कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है। क्लियर हुई बात? अगर फिर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, भी ये सेल जो है, जैसे मैं बताता हूँ, ये सेल होता है, ये सेल इकट्ठे होने पर टिश्यू बन जाता है मान लो। तो इस सेल की खोज किसने की? स्ट्रक्चर भी बनाएंगे इसका, किस प्रकार कंपोजिशन होती है इसकी, क्या क्या इसके अंदर पाए जाते हैं, किस किस प्रकार से कौन सा जनन इसके अंदर काम करेगा। कोशिका की खोज हुई थी, इसकी डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? सबको पता ये बात यार, सबको। कब की थी? तो आपका आंसर रहेगा 1665 ईस्वी में, ठीक है। खोज कब हुई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सब पता है, रॉबर्ट हुक ने की जी। लेकिन मैं आगे जो बात बताऊंगा वो पता नहीं है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। कब की? 1665 ईस्वी। इन्होंने क्या देखा? तो इसको कोशिका को कहाँ देखा? आपसे पूछे मतलब कहाँ देखा? तो कॉर्क पे देखा। कहाँ पे देखा? कॉर्क। बात क्लियर हुई? कॉर्क पर रॉबर्ट हुक ने देखा। कैसी संरचना देखी? संरचना कैसी थी? इसका आकार कैसा था? कैसी संरचना थी? क्वेश्चन पूछा जाए तो बी हाइव यानी मधुमक्खी जैसी संरचना, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी। कैसी संरचना थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी। कोशिका कौन सी थी? जीवित थी या मृत थी? ठीक है, जीवित कोशिका थी या मृत कोशिका थी? तब आपका आंसर क्या रहता है? ये कोशिका डेड सेल था, यानी ये मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। क्योंकि जिस चीज़ पे उन्होंने देखा वो कोरक यानी कोरक की छाल से बना हुआ, कोरक के छाल से बना हुआ कोई चीज़ थी। वो छाल जो होती है कोरक की, वो क्या हो जाती है आपको पता है? ऊपर वाले पार्ट जो होता है वो पेड़ का, पादप का, तो पादप का पेड़ जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। उसके अंदर कोशिकाएं डेड हो जाती है। तब मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। उसके अंदर देखा गया तो क्या देखा? एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं नजर आई। वो संरचनाएं क्या है भी? किस प्रकार की संरचना थी? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी। किसमें? कॉर्क में देखी गई सबसे पहले। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक में 1665 ईस्वी में देखा गया। तो 1665 ईस्वी में देखा गया इसको, ठीक है, सबसे पहले
किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका कौन सी थी? मृत कोशिका थी, याद करना, मृत कोशिका। ठीक है, और इसको नाम दिया गया सेलुला। क्या नाम दिया गया इसको? सेलुला। सेलुला, सेलुला का मतलब होता है मोंक हाउस वैसे तो, या आप कह सकते हो एक छोटा सा कमरा। क्या है? स्मॉल रूम, यानी इसका मतलब क्या होता है कि छोटा कमरा। सेलुला शब्द से ही आया है, लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सेलुला शब्द से हुई है। और सेलुला शब्द का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम, यानी जो मोंक यानी बुद्ध, मतलब जो बुद्धिजीवी थे वो रहते थे जिसके अंदर, तो उनको मोंक जो होते थे, मोंक अपना एक छोटा सा घर बनाते थे। वो जिस प्रकार का घर, एक छोटा सा घर होता था ना, उसको क्या कहा जाता था? सेलुला कहा जाता था। उस सेलुला शब्द से मतलब छोटे कमरे का मतलब, उसका मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे? छोटा कमरा। और लैटिन भाषा में इसका मतलब क्या होता है? मोंक हाउस होता है। ठीक है, और इसका मतलब इस शब्द से क्या हुआ? सेल शब्द की उत्पत्ति हुई। क्लियर हुई बात? यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की? क्वेश्चन आता है जीवित कोशिका। अब रॉबर्ट हुक, कोशिका के साथ में आप ऊपर ही लिख लेना, जब आप इसको हेडिंग डालो तो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, या इसको सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है, सेल बायोलॉजी, यानी कोशिका जीव विज्ञान। इसके लिए अलग आजकल दिया जाता है कोशिका जीव विज्ञान, लेकिन इसको अगर पहले क्या कहा जाता था? साइटोलॉजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साइटोलॉजी। तो साथ में लिख लेना, साइटोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ सेल, यानी कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आपसे क्वेश्चन पूछे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। और ये भी शब्द आप याद करके लिख लेना, साइट शब्द जहाँ पे भी आएगा, साइट शब्द जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब क्या होगा? कोशिका से रिलेटेड होगा, कोशिका से। पूरी बायोलॉजी के अंदर चाहे कार्डियोसाइट आए, चाहे कुछ भी हेपेटोसाइट आए, चाहे आपका कोई भी जिसके पीछे साइट लगा हो, या जिसके पीछे जैसे ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट है, ठीक है, और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, जहाँ पे भी शब्द लगा होगा लास्ट में, वो साइट का मतलब क्या होगा? कोशिका होगा। क्या होगा? कोशिका। तो साइटोलॉजी किसका अध्ययन? आपसे पूछे कोशिका का अध्ययन है। कोशिका विज्ञान, इसको स्पेशल नाम भी दिया जाता है आजकल, सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, साइट शब्द उससे जुड़ा है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, या कोशिका का पिता, या कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? विज्ञान का पिता का है किसे कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, याद रखना। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। कोशिका के खोजकर्ता, मृत कोशिका, 1665 ईस्वी में, मधुमक्खी छत्ते जैसी संरचना, सब के बारे में आपको याद तो करना ही होगा, ठीक है ना। तो कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? रॉबर्ट हुक। अब 1674 ईस्वी की बात आती है। कब आती है? 1674। वैज्ञानिक आए एक एवी लीवेनहॉक, यानी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने भी खोज की किसकी? लिविंग सेल की। सबसे पहले जीवित कोशिका देखने वाले कौन थे? जीवित कोशिका, सजीव सेल, या आपसे ये पूछ ले सजीव सेल, सजीव सेल कोशिका, सजीव कोशिका सबसे पहले किसके द्वारा खोजी गई? तो लीवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा खोजी गई? लीवेनहॉक के द्वारा। इन्होंने मतलब सबसे पहले इसको खोजा था तालाब की मिट्टी में, मतलब
क्योंकि ये क्या थे, बहुत ही क्रिएटिव मतलब साइंटिस्ट थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। क्या की थी? माइक्रोस्कोप की खोज की थी, माइक्रोस्कोप की। इन्होंने, आपको पता हो तो, बैक्टीरिया की भी खोज की थी। किसकी? बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी का जनक भी इन्हें कहा जाता है। माइक्रो बायोलॉजी का जनक भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। स्पर्म यानी शुक्राणु की खोज भी सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही की थी, ठीक है। बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोप, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनका जनक किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है। यानी आप लिखोगे तो शुक्राणु, देखो मैं इस चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा। माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, बैक्टीरिया को जीवाणु कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। यहाँ से 10 क्वेश्चन बनते हैं। माइक्रोबायोलॉजी को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। ये बात होगी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किसकी खोज की? तालाब में मिट्टी उठा के लेके आए। मिट्टी जो थी उसके अंदर देखा भी कुछ संरचनाएं ऐसी है जो मतलब एक दूसरी जगह से या एक्टिव है, अपना स्थान भी चेंज कर रही है। इस प्रकार की संरचनाओं को देखा तो उनको नाम दिया गया जीवित कोशिका या लिविंग सेल। क्या नाम दिया गया? लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका, सजीव सेल। तो सबसे पहले, क्योंकि पहले तो मृत कोशिका की खोज हुई थी 1665 ईस्वी के अंदर, वो डेड सेल था। अब उसके बाद जीवित कोशिका की खोज करता लीवेनहॉक 1674 ईस्वी के अंदर। किसने देखा? सजीव सेल, लीवेनहॉक ने। तो जीवित कोशिका का जनक किसे माना जाता है? जीवित कोशिका विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीवित कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका क्वेश्चन आए तब आपका आंसर क्या रहेगा? एवी लीवेनहॉक रहेगा, याद रखना। एवी लीवेनहॉक यानी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की 1674 में की थी, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो 1683 ईस्वी, 83-84 ईस्वी के अंदर किसने खोज? 74 में की। 83 में लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। इन्होंने दांत के अंदर जो गंध होती है ना, दांत के अंदर जो गंध होती है, मतलब खुरचन कह सकते हो, उसके अंदर क्या देखा था? बैक्टीरिया देखा था। उसके अंदर क्या देखा था? बैक्टीरिया। क्योंकि इनको आदत होती है ये देख लिया, कभी दूध में देख लिया, कभी दही में देख लिया, तो इस प्रकार से। तो 1683 ईस्वी के अंदर जीवाणु की खोज करता भी लीवेनहॉक का, तो जीवाणु विज्ञान के जनक भी इन्हें कहा जाता है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान भी किसे कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, क्योंकि बैक्टीरिया जो है बहुत छोटे जीव हैं, ठीक है ना। सबसे छोटे जीव धरती पे जो है वो क्या है? बैक्टीरिया ही हैं। सबसे छोटे जीव क्या है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु ही हैं, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या है? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यही चीज़ों का तो अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी लीवेनहॉक को। स्पर्म शुक्राणु जो पुरुषों के अंदर एक नर जनन कोशिका होती है, उसको भी सबसे पहले किसने खोज किया था? किसके द्वारा बताया गया था? एवी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा बताया गया। तो इसके साथ में ये चीज़ें भी नोट कर लेना जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। ये तो बात हो गई। ना 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 कोशिका, प्यारी प्यारी कोशिका, ठीक। जब हम कोशिका की बात करते हैं, क्या बात है। हाँ, एक बुक और लिख लेना, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। ये किसकी बुक थी? रॉबर्ट हुक की थी। किसकी थी? रॉबर्ट हुक की। और इसके अंदर सेल डिस्कवरी का जिक्र है सबसे पहले, यानी कोशिका का जिक्र है। कोशिका का जिक्र किसमें है? सेल डिस्क का जो विज्ञान, कोशिका का जो जिक्र हुआ था, कोशिका की जो खोज हुई थी, तो सबसे पहले किसके अंदर हुई थी? वो इस बुक के अंदर लिखा है। तो ये बुक किसकी थी?
रॉबर्ट हुक की बुक थी, ठीक है ना। माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया किससे संबंधित है? कोशिका से संबंधित है। किसकी बुक है? रॉबर्ट हुक की है। कोशिका विज्ञान जो है या कोशिका का कोशिका की खोज जो हुई उससे संबंधित बुक कौन सी प्रसिद्ध हुई थी सबसे पहले? तो माइक्रोग्राफिया। 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। अब कोशिका जो है उसका सिद्धांत किसने दिया, आपसे पूछ लिया जाए, उसकी थ्योरी किसने दी? सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, उसकी थ्योरी की बात करते हैं, सेल थ्योरी की बात करते हैं, यानी सिद्धांत किसने दिया। अब कोशिका की खोज भी हो गई, कोशिका पे अनेक वैज्ञानिकों के मतलब अनेक ये नहीं 2 वैज्ञानिकों ने काम किया था, बहुत वैज्ञानिकों ने काम किया होगा, आप सोच भी नहीं सकते इतने वैज्ञानिक काम किए होंगे। करते 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 अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत होते गए, किसी ने खोज की लेकिन किसी को बता नहीं पाए, इस प्रकार से किसी की छिप गए, किसी के छप गए, जिसके छप गए वो प्रसिद्ध हो गए ना, वही बात है। तो वो बता भी नहीं पाए होंगे, बहुत से लोग, आपने भी 1-2 खोज तो कर ही दी होगी लेकिन आप बता नहीं पाए होंगे, ठीक है, तो आपकी खोज दबी रह गई। तो इसी प्रकार बहुत से वैज्ञानिक ऐसे भी होते हैं जो खोज तो करते हैं, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ पता चल जाता है। आज भारत में कुछ बना है, अमेरिका वालों को पता लग जाता है, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है। यूट्यूब पे बना के डालेगा। आजकल तो मतलब खाना बनाते हैं वो भी यूट्यूब पे डाला जा रहा है, मिर्ची कितने डालें हैं वो भी यूट्यूब पे बना रहा है, व्लॉग के नाम पे आप रसोई में चले जाओ वो भी व्लॉग हो रहा है, ठीक है ना। पंखा चल रहा है जी, ये भी व्लॉग है। कूलर चल रहा है जी, व्लॉग है। हमारे कूलर नया लेके आए हैं, व्लॉग है। तो सब कुछ व्लॉग हो गया आजकल, तो सब कुछ घर के, हर घर की कहानियाँ सोशल मीडिया पे, ठीक है ना। हर घर की कहानियाँ सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया से इतने जुड़ गए हैं कि टच में सबसे टच छूट गया है, ठीक है। तो ध्यान रखो इस बात का। फिर भी आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं, आपको अगर ये पूरा का पूरा सिलेबस करना है, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस आपको बायोलॉजी का करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे बेटर एनरोल ऐप है जो, उसका आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप कोर्स को परचेज़ कर लीजिए। एक ड्यू कह सकते हो, एक छोटा सा, कुछ नहीं आता, जिसमें एक टाइम का खाना नहीं आता, मान लो उतने रुपए में आपको मैं 3 महीने तक, 2.5-3 महीने तक, 2-2.5 महीने तक पढ़ाऊँगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाऊँगा, आपने देख लिया होगा अगर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा तो। वहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा, ताकि वहाँ पे मेरे को पढ़ाने में मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे वो स्टूडेंट जुड़ते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बेटर इन पे जो देख रहे हैं वो भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट है, क्योंकि आप वो स्टूडेंट हो जो पढ़ना चाहते हो, रियल में पढ़ना चाहते हो। यूट्यूब पे वैसे आजकल पढ़ना नहीं चाहता कोई, मतलब और फालतू की बातें जो होती है वो ज़्यादा देखी जा रही है, उनके व्यू ज़्यादा आ रहे हैं। जो कोई भी टीचर, मैंने बहुत टीचर देखे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ जिसके व्यू कम आ रहे हैं, बहुत ऐसे टीचर देखे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रियल में उनको देख के मतलब दिल करता है, कभी कभी तो देख के आंसू आ जाते हैं भी, यार कितना ज़बरदस्त पढ़ा रहा है, लेकिन उसके व्यू नहीं आ रहे। क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर आजकल क्या देखा जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से कुछ अलग अलग चीज़ें प्रोसेस आ रही है टीचर के द्वारा ही, वो चीज़ें आप देख रहे हो, तो आप अपने मुद्दे से भटक रहे हो। क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए अगर आए हो ना, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पढ़ना इम्पोर्टेंट है। चुटकुले वगैरह या एंटरटेनमेंट के लिए दूसरी चीज़ें देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो फिर आप जॉब लगने के बाद भी देख सकते हो, या वो देखना है तो फिर जॉब का सपना छोड़ दो। लोग कहते हैं मैंने 5 साल तैयारी की, मैंने 4 साल तैयारी की, मैं 3 साल से रेगुलर हूँ, मैं 2 साल से रेगुलर। रेगुलर हो, नाम के रेगुलर हो ना, आप कैसे रेगुलर हो ये बताओ? जब आप सारा दिन 2 GB नेट मुकाने का मतलब है आपकी 5 से 6 घंटा अपने फ़ोन पे यूज किया, फ़ोन का 5 से 6 घंटा रेगुलर यूज़ किया नेट का, तब जाके वो आपका 2 GB नेट ख़त्म होता है। वो नेट ख़त्म कैसे हुआ? अगर आप पढ़ाई में बिजी थे तो नेट, अगर आपने कह दो जी हमने तो यूट्यूब पे क्लास देखी थी, मान लेता हूँ यूट्यूब पे क्लास देखी, उसमें बीच में आपने कितना कचरा देखा, आपने क्या क्या देखा, उसमें कितनी देर आप व्हाट्सअप पे रहे, कितनी देर आप यूट्यूब पे रहे, कितनी देर आप सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे रहे, कितनी देर फेसबुक पे रहे, कितनी देर दोस्तों के साथ बात की, आप कितने रेगुलर थे? आप अगर 6 घंटे भी शिद्दत से पढ़ते हो रिमाइंडर लगा के, तो मैं गारंटी देता हूँ आप 6 महीने बाद, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट की ये नौकरी है ना, तो ये आराम से लग सकते हो भाई। 6 से 7 घंटे भी अगर देते हो पूरा कॉन्सेंट्रेट करके किसी भी स्टडी पे, तो 6 से 7 घंटे भी आपको नौकरी दिला सकते हैं। लेकिन आप पढ़ते कैसे हो? आप 10 मिनट पढ़ लिए, 20 मिनट ट्राई कर ली मतलब और चीज़ों में, फिर 10 मिनट पढ़ लिए, तो वो 10 मिनट कोई काम के नहीं है। इससे अच्छा आप कोई काम लग जाओ उस पढ़ाई को, किताबों को छोड़ के, ठीक है ना।
अगर आप रेगुलर रहना है तो आप किताबों से प्यार कीजिए, किताबों को पढ़िए जितना हो सके। मैं तो फिर भी कहता हूँ, अगर आपकी थ्योरी पहले हो चुकी है, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो ना कहीं से कहीं, तो आप किताबों पे सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जॉब लगना ऐसा इतनी आसान बात भी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, और उसको देखते हुए आपको उनसे ज़्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि लाखों बच्चे, अगर ग्रुप डी का देखा जाए एनटीपीसी के, तो 2 करोड़ मतलब कितने थे, 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। जो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप की जनसंख्या है उतने बेरोजगार ग्रुप डी में लगने के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब चपरासी की मान लो समान पोस्ट मान लो, एक ग्रुप डी में लगने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। तो आप सोचो ना, आप HCS अधिकारी लगना चाहते हो, आप RAS क्लियर करना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो, तो इन चीज़ों को छोड़ दो भाई, ठीक है ना, और अच्छी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, तो जॉब लगेंगी। रेगुलर है जी, हम ये हैं जी, वो हैं, मतलब बहुत देखे हैं मैंने, बहुत स्टूडेंट है जो हम ये करते हैं जी, हम 5 साल से, हम 10 साल से पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ रहे होते ना, पढ़ रहे होते तो आराम से लग जाते, ठीक है। पढ़ नहीं रहे हो आप अपने अंदर झांक के देखो भी, आप कितना पढ़े हो, अंदर झांको ना, एक बार ट्राई करो ना उसके अंदर। आप स्टॉप वॉच लगा के आज पढ़ दिए, स्टॉप वॉच लगा के आप पढ़ के देखिए, आप जैसे ही दूसरे के साथ बात करना शुरू करें, बंद कर दे स्टॉप वॉच को, फिर आप स्टार्ट कीजिए जब आप किताब ने आंखें डाली, फिर आप उसको बंद कर दीजिए जब आप दूसरा काम कर रहे हो। आप दिन में ट्राई करना, आप 3-4 घंटे भी नहीं पढ़ पाते होंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई का मतलब होता है एक, उसको बहुत बढ़िया टाइम दो भैया, टाइम दो उसको, किताब को जैसे याद होगी ऐसे नहीं है मेरे को जीके याद नहीं होती, मेरे को मैथ याद नहीं होती। दिमाग आपका, दिमाग टॉपर का होता है भाई, वही है, उसको चलाया कैसे जाए, ठीक है ना। एक घोड़ा होता है वो बिगड़ जाता है, तो उसको सीधा कैसे किया जाता है आपने देखा होगा, वो भी अच्छी तरह से सीधा हो जाता है। तो वो करने के लिए, दिमाग को सीधा करने के लिए किताबों पर फोकस करना होगा, दूसरी बातों को छोड़ो। लोग नेगेटिव नकारात्मक भाषा भी आपके लिए यूज़ करते होंगे भी, ये नहीं कुछ भी कर सकता, उसको सही करने के लिए आपको, और आप अगर गरीबी से जूझ रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो उसको दूर करने का दूसरा रास्ता नहीं है। 2 ही रास्ते होते हैं गरीबी से अमीर बनने से का, एक तो स्टडी आपको आगे लेके जा सकती है, दूसरा आपको 2 नंबर के काम, 2 नंबर के काम करोगे तो कुछ ही दिन आगे जाओगे, उसके बाद कहीं इनकाउंटर में मारे जाओगे, ठीक है ना। तो अच्छा काम करो, पढ़ाई करो, ठीक है, पैसा कमाना है आपको, आपका घर अच्छे से चल सके, आपके माँ बाप आपको ऊपर गर्व करें भी, हमारा बेटा आज हमने जो इसको पढ़ाया था वो जॉब लग गया, सरकारी नौकरी लग गया, या वो कामयाब हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, कल को अब उन्हें टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। तो चल करिए। सिद्धांत, थ्योरी क्या होती है? थ्योरी, थ्योरी का मतलब है कोशिका के बारे में कुछ ना कुछ कहना, ठीक है। यहाँ पर सिद्धांत, सेल थ्योरी का मतलब कोशिका के बारे में कहना। 2 वैज्ञानिक आए थे सबसे पहले, थ्योरी इन्होंने दी थी। एक का नाम था स्लाइडेन, एक का नाम क्या था? स्लाइडेन, और एक का नाम था स्वान, स्लाइडेन व स्वान, ठीक है। 2 वैज्ञानिक थे, ये तो जर्मनी का था, और ये का किसका था? ब्रिटिश का था। कहाँ का था? ब्रिटिश। स्लाइडेन ने 1838 में एक थ्योरी दी थी, और इसने 1839 के अंदर एक थ्योरी दी थी, यानी 38-39 के अंदर सेल थ्योरी दी गई, कोशिका सिद्धांत दिया गया। इन्होंने कहा गया, ये तो एक क्या थे? बोटनिस्ट थे, यानी पादप विज्ञान जो थे, पादप विज्ञान है उसके साइंटिस्ट थे। और ये क्या थे? पादप और जीव दोनों के साइंटिस्ट थे, या जूलॉजिस्ट थे वैसे तो ये, जंतु विज्ञान के स्पेशलिस्ट ज्ञाता थे कुछ, ठीक है, जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, जंतु विशेषज्ञ थे, ये पादप विशेषज्ञ थे। तो पादप विज्ञान और जंतु, तो इन्होंने क्या दिया? तो आपसे पूछे तो पादप कोशिका है ना, पादप कोशिका, उसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, पादप कोशिका का सिद्धांत दिया था, पादप कोशिका का सिद्धांत दिया था। सिद्धांत आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा, उतना याद रख लेना। इन्होंने जंतु और पादप दोनों का दिया था, याद रखना, जंतु व पादप दोनों का ही दिया था, बाद में दोनों का दिया था, ठीक है। ये तो बाद में प्रसिद्ध हुए थे, 1838 में इन्होंने पहले दे दिया था, लेकिन इनको देख के इन्होंने दे दिया, पादप कोई साथ में इनकी बातें यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। लेकिन उनका फिर श्रेय तो उनको ही जाएगा, सबसे पहले किसने बताया? तो 1838 ईस्वी में स्लाइडेन, यानी पादप, नाम बड़ा है ना, तो आपको याद रख लेना, जंतु और पादप में नाम बड़ा कौन सा? पादप। तो पादप स्लाइडेन,
शैवान जंतु, जंतु विज्ञान यानी जंतु कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? जंतु और पादप कोशिका दोनों का, यहाँ पे ऐड कर लेना कोशिका, ना ना ना, दोनों का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बताया था भैया? इन्होंने बताया भी पादप है और जंतु है, दोनों को साथ में बता देता हूँ। पादप और जंतु दोनों किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिकाएं, यानी जंतु और पादप के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इन्होंने बताया भी किस प्रकार से एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। फेल हो गई। इन्होंने बताया भी कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, ये बातें बताई। कोशिका के बाहर में जंतु के बाहर में झिल्ली भित्ति होती है, इस प्रकार के अनेक बातें इन्होंने बताई भी। कोशिका का आकार कैसा होता है, कोशिका छोटी है बड़ी है, ऐसी ऐसी बहुत सी बातें बताई, जो कुछ बातें इनकी प्रसिद्ध हुई भी। जीव जंतु और पादप दोनों कोशिका से बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी? जंतु और पादप दोनों किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिका से। तो सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, स्लाइडेन व सवान ने सिद्धांत दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा था भी जैसे केंद्रक पाया जाता है, हर कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। इन्होंने क्या बात बताई थी? न्यूक्लियस पाया जाता है। एच सेल हैव न्यूक्लियस, यानी केंद्रक रखते हैं। लेकिन ये बात तो सत्य नहीं है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, स्तनधारियों के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। अगर आप बात करें जैसे जाइलम फ्लोएम की बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो ऐसी चीज़ें उनकी पूरी सर्वमान्य सत्य नहीं, अपवाद हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा भी कोशिका का निर्माण कोशिका से होता है, लेकिन ये सिद्ध नहीं कर पाए कोशिका का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। तो इनकी ये थ्योरी फेल हो गई भी, कोशिका से कोशिका कैसे निर्माण हुई ये बता नहीं पाए उस चीज़ को। ठीक है ना। तो इसके बाद 1855 ईस्वी के अंदर आए रॉबर्ट विर्चो। 1855 ईस्वी में क्या आए? ईस्वी में रॉबर्ट विर्चो, रॉबर्ट विर्चो नामक वैज्ञानिक आए। 1800 में कौन आए? रॉबर्ट विर्चो नामक वैज्ञानिक आए। रॉबर्ट विर्चो ने क्या किया? इन्होंने बताया भी कोशिका का निर्माण कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। इस बात को कवर किया किसने? रॉबर्ट विर्चो ने 1855 ईस्वी में। इसीलिए इनको मान लिया गया, क्या माना गया? मॉडर्न, आपसे पूछे मॉडर्न सेल थ्योरी के जन्मदाता कौन है? सिद्धि कोशिका। सिद्धांत का पूछे तो स्लाइडेन व सवान है, लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तब आपका आंसर क्या रहता है? आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था भाई साहब रॉबर्ट विर्चो ने। इन्होंने देखो एक बात आई थी ई सेलुला, क्या था वो? हाँ ई क्या कह रहा हूँ, ओमिनी सेलुला, ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? लैटिन भाषा का एक पूरी लाइन है, इसका मतलब होता है ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, यानी कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। कोशिका का निर्माण कोशिका द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी कोशिका का निर्माण कहाँ से हो? तो इन्होंने बताया भी ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये लाइन किसने दी? तो आपको लिखना है रॉबर्ट विर्चो ने। रॉबर्ट विर्चो ने 1855 में इन्होंने बताया भी कोशिका का विभाजन, कोशिका किस प्रकार से नई कोशिका का निर्माण कर रही है। ठीक है ना। तो ये किसने बताया? रॉबर्ट विर्चो ने। ठीक है, इन्होंने ही आगे दिया था, क्योंकि इन्होंने अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझा दिया। कब? 1858 ईस्वी के अंदर। कब समझा दिया था? 1858 ईस्वी में, क्योंकि उस समय इन्होंने दिया था सेल डिवीज़न। ठीक है,
कोशिका का निर्माण किससे होता है, कैसे होता है, यानी कोशिका विभाजन किसने बताया था सबसे पहले, तो भी रॉबर्ट विर्चो का नाम आता है। कोशिका विभाजन का जनक भी किसे कहा जाता है, तो 1858 में रॉबर्ट विर्चो ने 55 में ये बताया था। तो इन्होंने बता दिया भी कोशिका किस प्रकार से विभाजित होकर टूट के दो कोशिकाओं में बंटती है, दो कोशिकाएं आगे फिर टूटती है वो बंटती है, किस किस प्रकार से अलग अलग तरीके से कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये चीज़ हमें याद करनी थी। ठीक है, तो आपसे पूछे स्लाइडे ने सवाल ने दिया था, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट विर्चो ने दिया था। और इन्होंने कोशिका के किस प्रकार से निर्माण होता है इस चीज़ को अच्छे से प्रूव किया, इसलिए इनको रॉबर्ट हुक को आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक माना जाता है। ये हुआ ये। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं छोटी बड़ी कोशिका, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेल का स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसे कैसे बनी है, क्या क्या उसके अंदर है। तो आपसे पूछे सबसे छोटी कोशिका, स्मॉल सेल की बात करें, छोटी कोशिका की बात करें, स्मॉलेस्ट छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, क्वेश्चन पूछिए आपसे तो आपको बता ही देना है। आपसे पूछे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो भी आपको बता देना है बड़ी कोशिका। आपसे पूछे सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, यानी लंबी कोशिका कौन सी है, तो भी आपको बता ही देना है। ठीक है, मानव के अंदर, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मानव की। मानव में छोटी कोशिका कौन सी है, मानव में बड़ी कोशिका कौन सी है, और मानव में लंबी कोशिका कौन सी है, ये भी बता देना है आपको। अगर मैं बात करूं ब्लड यानी रक्त की, यहाँ से भी क्वेश्चन है, रक्त में छोटी कोशिका कौन सी है और रक्त में बड़ी कोशिका कौन सी है, इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आपको, मान लो। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका है यानी 0.3 माइक्रोन की, और लार्जेस्ट सेल है 170 गुणा 130 मिलीमीटर का। ठीक है, और लॉन्गेस्ट सेल है 1 मीटर का, यानी इसको हम बोलते हैं माइक्रोन। क्या बोलते हैं, माइक्रोन। और इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन यानी 10⁶, यानी 1/10 लाख। 1/10 लाख इसका मतलब होता है, एक का मतलब क्या होता है, 1/10 लाख। ठीक है ना, तो ये माइक्रोन होता है यानी माइक्रोन। तो ये किसकी होती है, तो ये होती है आपके एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम होता है पीपीएलओ, जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। लिंक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्लूरा न्यूमोनिया लिंक ऑर्गेनिज्म है पीपीएलओ का, जिसका दूसरा नाम माइकोप्लाज्मा है। जिसका दूसरा नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा जीव है, जीवाणु है ये, माइको पादप किंगडम का माइकोप्लाज्मा। पादप किंगडम का जोकर कहा जाता है इसको, प्लांट किंगडम का क्या कहा जाता है, इसको जोकर कहा जाता है। यानी पादप वर्ग का जोकर जो है उसको किसको कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को। सबसे छोटा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, तो एक ही कोशिका इसके अंदर पाई जाती है जो इतनी छोटी है, इसका नाम ये है। सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, या पादप किंगडम का जोकर जिसे कहा जाता है वो माइकोप्लाज्मा है। इतनी छोटी इसमें कोशिका होती है, तो सबसे छोटी कोशिका इसमें पाई जाती है। आपका क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी ऑस्ट्रिच एग जो होता है उसकी, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के
अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसका आकार ये होता है, और इसका वजन पूछ ले आपसे, वेट पूछ ले, वजन तो लगभग 1400 ग्राम इसका, मैं 1.5 किलो के लगभग इसका वेट होता है 1400। यानी हैवीएस्ट सेल पूछ ले आपसे, सबसे भारी कोशिका पूछ ले तो भी कोशिका भारी किसकी हो गई है? शुतुरमुर्ग के अंडे की हो गई। बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा, न उड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। शुतुरमुर्ग न उड़ने वाला पक्षी है, सबसे बड़ा उसका अंडा है, सबसे बड़ी उसकी पूरा अंडा पूरी कोशिका होती है, आपको पता है, तो बड़ी कोशिका है, न उड़ने वाला पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी है। क्लियर हुई बात? लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो होता है आपका न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र की कोशिका। नर्वस सिस्टम का जो सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। न्यूरोलॉजी आपको पता है, स्टडी ऑफ ब्रेन कह सकते हो, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, पूरे तंत्रिका तंत्र का अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तो न्यूरॉन जो है, न्यूरो सर्जन आपने बोला होगा, न्यूरो के पास न्यूरो स्पेशलिस्ट, तो न्यूरो मतलब होता है दिमाग से रिलेटेड। तो दिमाग के अंदर सबसे बड़ी जो लंबी कोशिका होती है वो क्या है? तंत्रिका तंत्र की होती है। और मानव के अंदर जो है वो सबसे लंबी कोशिका होती है साइटिका। क्या होती है? साइटिका। साइटिका क्या है? तो साइटिका वही है जो L4 L5 के बीच से निकलती है, 1 मीटर लंबी, पूरे आपके उंगलियों तक जाती है। नर्व जो है वो उंगलियों तक जाती है आपके कमर से निकल के, तो 1 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। तो सबसे लंबी कोशिका वो क्या है? न्यूरॉन। आ रहा है? कौन सी? साइटिका। ठीक है। मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, यानी शुक्राणु होता है। पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके होंगे, मादा और नर जनन तंत्र में। बड़ी कोशिका ओवम होता है, ये दोनों जनन सेल हैं। अंडाणु यानी मादा की जनन कोशिका जिससे एक बच्चे का जन्म होता है वो अंडाणु है, ओवम है, अंडाशय से स्रावित होता है। तो ये महिला के अंदर पाई जाती है। वैसे तो मानव की बात करें तो दोनों मानव में ही आते हैं। तो बड़ी कोशिका अंडाणु है और छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु है। मानव के अंदर छोटी शुक्राणु और बड़ी अंडाणु है। और लंबी क्या है? तो वो न्यूरॉन ही है, यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका ही है। क्लियर हुई बात? मानव में पूछे तो स्पर्म, बड़ी पूछे तो ओवम, लंबी पूछे तो तंत्रिका तंत्र। रक्त की बात करें तो बड़ी आपकी WBC होती है। क्या होती है? WBC, वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और इसके अंदर भी ऑप्शन में आपको मोनोसाइट मिले, क्योंकि WBC एक ग्रेन्युलोसाइट WBC होती है जिसका नाम क्या है? मोनोसाइट। सबसे बड़ी कोशिका होती है मोनोसाइट। और छोटी कोशिका होती है RBC, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स या रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं आपके ब्लड की सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। तो रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स आपके सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है ना? तो ये छोटी बड़ी की बात हो गई। अब बात करें सेल की। ये सेल है मान लो, ठीक है, ये इसमें केंद्रक पाया जाता है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, तो हम इसको पूरा देखना है तो आप वहाँ पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हम इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे हम केंद्रक पढ़ेंगे इसके अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, गोल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रदीविका जालिका। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमेटिन क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस की जाएगी। उसके बाद सेल साइकिल, कोशिका विभाजन, इसका डिस्कस किया जाएगा भी किस प्रकार से कोशिकाओं का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन कैसे होता है, अर्धसूत्री, असूत्री यानी एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस कैसे होता है। ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा अच्छे से प्यार से पढ़ लीजिएगा, आपका भला हो जाएगा और वहाँ पे जाके आप लगातार पढ़िएगा। आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कल आपको इसी के साथ, बहुत ज़बरदस्त कोशिका वाले चैप्टर के साथ। कोशिका वाला 2-3 दिन चलेगा, इसमें आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक बार जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिए।